दर्द की दास्तान पार्ट 8। कहानी के पिछले भाग के अंत में आपने पढ़ा कि सुरैया को वर्तमान मंजर देखकर सब कुछ याद आ जाता है और वो आनंद और उसके लोगों से बहस करने लगती है। अंगद भी आनंद को सुरैया से दूर रहने को कहता है। अब आगे। आनंद अंगद से, अंजाम, मैं तो डर गया। पता है, आज तुझे देखकर मुझे इसका बाप माखन लाल याद आ गया। ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, पर आज वो कहाँ है पता नहीं। सब ऊपर जाने से पहले ऐसी ही बातें क्यों करते हैं। सुरैया, तूने मेरे बाबा को तो मार ही दिया, पर विभूति काका, उसने तेरा क्या बिगाड़ा था। आनंद, ये पगली बड़ी आई विभूति काका की भतीजी, जब अपने काका की करतूत सुनेगी ना तो पता चल जाएगा कि कितना रिश्तेदारी निभा रहा था ये विभूति। सुरैया, मतलब? आनंद, मतलब मेरा तुझ तक पहुंचने का सारा रास्ता विभूति ने ही बनाया था। यहाँ तक कि तेरे पिता के करीब रहने का ढोंग कर उसकी सारी योजना हमें बताता था। हम इतनी आसानी से तेरे बाप की हत्या से बच नहीं पाते जो विभूति हमारे साथ नहीं होता। सुरैया, मतलब विभूति काका को पता था तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो। आनंद, हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, जब जब तुम्हारे बाबा कोई योजना बनाते मेरे खिलाफ, विभूति को अपना समझ साथ रखते थे, पर विभूति बस तुम्हें मेरी थाली में परोसने का रास्ता बना रहा होता था। सुरैया, फिर तो बहुत ही अच्छा हुआ इनके साथ, पर जब इन्होंने तुम लोगों की इतनी मदद की, फिर तुम लोगों ने इनको क्यों मारा। आनंद, वो इसलिए क्योंकि जो इंसान अपनों का कभी ना हो सका वो हमारा क्या होगा। कल इतने पैसों के लिए तुम लोगों को फंसाया, कहीं कल फिर पैसों के लिए ये हमें भी तो फंसा सकता है। अंगद, सुरैया, ये तो रही विभूति की कहानी, पर मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हुई। सुरैया, पर आप कौन है। और आनंद, तुमने इन्हें क्यों बांध रखा है। आनंद सुरैया के इस बात से जोर से हंस पड़ता है और कहता है, जिसके लिए ये अभी मरने वाला है उसको तो ये याद ही नहीं। महेंद्र, आनंद, इस सब का फिल्म चल रहा है यहाँ पर। जल्दी से सारा काम ख़त्म करो और निकलो यहाँ से। हम नहीं चाहते अब कोई नया बखेरा खड़ा हो जाए। आनंद, जीजा जी, काम ही तो ख़त्म करने आया हूँ, पर जो फिल्म चल रही है उसे देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। पूरी फिल्म देखने दीजिए ना जीजा जी, उसके बाद ख़त्म करता हूँ सब कुछ। महेंद्र चिढ़कर कहता है, ठीक है, जो करना है जल्दी कर। सुरैया की दादी, अरे करमजली, अपने पति को ही ना ही पहचान रही। सुरैया, पति? दादी, हाँ, जब कोनो हमार साथ ना रहे तब ही फरिश्ता बनकर हम लोगन का जिंदगी में आए रहो, जो तोहार हालत जानो का बावजूद तोहार हाथ थामो, तोहार से शादी किए रहो और ई लोगन से भिड़ गयो। फिर दादी सुरैया को पूरी बात बता देती है। सुरैया, शादी, और वो भी एक पागल से। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सुरैया कहती है, दादी, ज़माना इतना भी अच्छा नहीं जितना तुम समझ रही हो। ये शहरी लोग अपनी नौकरी के चलते अपने शहर और परिवार से दूर तो चले आते हैं और फिर उन्हें अकेलापन सताने लगता है। ऐसे में वो ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जिनके साथ वो ऐसा रिश्ता बना सके ताकि जब वो अपने घर को लौटे उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर जा सके और कोई उन पर सवाल ना उठा पाए। वरना एक अच्छा खासा नौजवान इंसान एक पागल लड़की, वो भी गर्भवती, से शादी क्यों करेगा। अंगद और दादी सुरैया के इस सोच से हैरान बस एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे और अंगद को विभूति की कही हुई बात याद आ जाती है, क्योंकि उसने भी कभी ऐसा ही कहा था। शायद इस कस्बे में सभी की सोच एक जैसी ही है, पर इनकी सोच गलत भी नहीं है। ज़माना उतना अच्छा भी तो नहीं है, अंगद ने सोचा। आनंद, अरे वाह, क्या दिमाग पाया है मेरी छम्मक छल्लों ने, इसलिए तो मैं तेरा दीवाना हूँ। तू एक काम कर, सब कुछ भूल जा
और मेरी रखेल बन जा। तेरा मरना भी कैंसिल कर दूंगा, इन सबको भी छोड़ दूंगा और तेरे बच्चे से भी तेरी जान छुड़वा दूंगा। तेरे बाप को भी यही कही थी मैंने, पर उसने नहीं माना और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। सुरैया काफ़ी देर तक कुछ सोचती और कहती है, ठीक है, मंजूर है, पर पहले इन सबको छोड़ दो। अंगद, नहीं सुरैया, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ये लोग ऐसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सुरैया, देखिए मास्टर जी, आपने मेरे और मेरे परिवार का भला सोचकर काफ़ी कुछ किया है, पर अब मुझे और किसी का एहसान नहीं चाहिए। अपने पढ़ने की ज़िद की वजह से मैंने पहले ही अपने पिता को खोया और अब मेरा आखिरी सहारा अपनी दादी को नहीं खो सकती। और रही बात आपकी, क्यों मैं अपनी वजह से आपको भी मरने दूं? आप नहीं जानते ये लोग कितने खतरनाक हैं। अंगद, सुरैया, तुम मेरा यकीन करो, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। सुरैया, उस रात की बात अब भी याद है मुझे। आज मैं वो रात फिर से दोहराना नहीं चाहती। आनंद, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, बस इन लोगों को जाने दो। आनंद, सुरैया, तू सच कह रही है ना? कहीं तेरे बाप की तरह कोई चाल तो नहीं चल रही है? सुरैया, नहीं, मैं सच कह रही हूँ, और सच कहूँ अब तो मुझ में लड़ने की हिम्मत भी नहीं है। अंगद, आखिर क्या हुआ उस रात सुरैया, जो तुम इतनी जल्दी हार मान रही हो? दादी, ओ सुरैया, हमका भी जाननो है कि हमार बिटवा का हत्या कैसन भइल और तोहरी हालत खराब कैसन भइल। आनंद, ए चुप करो तुम सब, यहाँ क्या कहानी बताने का कार्यक्रम चल रहा है? कहा ना सुरैया ने वो मेरे साथ जाएगी, बस बात ख़त्म। अंगद, सुरैया, इसकी बात मत सुनो, तुम इसके साथ जाओ या नहीं, ये हमारी जान ज़रूर लेगा। ये बस तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। ये जान चुका है अब इसका अंत नज़दीक आ गया है और इसलिए ये अब किसी भी हालत में हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। आनंद, अच्छा, तो कौन लाएगा हमारा अंत? तू, एक मामूली सा स्कूल मास्टर? ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अंगद, हाँ, मैं लाऊंगा तुम लोगों का अंत। इतना हंसने से पहले ज़रा पीछे मुड़कर भी देख लो। आनंद महेंद्र जब पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं उन लोगों के पीछे, हर आदमी के पीछे एक पुलिस वाला बंदूक तानकर घेर खड़ा होता है। आनंद, ये सब क्या है? अंगद, ये सब वही है जो तुम देख रहे हो। मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, एक अंडरकवर एजेंट हूँ जो इस कस्बे के बारे में जो बातें बाहर चल रही थी उसकी पूरी जांच करने एक मामूली मास्टर के भेष में आया था, ताकि तुम जीजा साले को रंगे हाथों पकड़ सको। अंगद के इतना कहते ही सुरैया, दादी सब चौंक जाते हैं। दादी, बबुआ, ई का मतलब है? अंगद, दादी, मैं एक पुलिस अफसर हूँ और मैं पहले दिन से यहाँ एक एक चीज़ का सबूत जुटा रहा था, और आज भी मैं अब तक ये सब तमाशा इसलिए देख रहा था ताकि ये जीजा साला खुद अपने मुंह से सारा कुछ बक दे, क्योंकि ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी और इसलिए मैं सुरैया के मुंह से उस रात की सारी घटना जानना चाहता था। सुरैया, मैं तो सारे सबूत इकट्ठा कर चुका हूँ, पर फिर भी तुम पर जो बीती है उसे तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, ताकि ये दरिंदे किसी भी सूरत में बच ना पाए। तुम यहाँ जो भी कहोगी वो सभी कुछ हमारे उच्च अधिकारी देख रहे हैं, तो तुम्हें अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। तुम हर एक बात उस रात की बताओ। जानती हो, बहुत हिम्मती थे तुम्हारे बाबा, जिन्होंने अकेले ही लड़ने की ठानी, और तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारे बाबा की वजह से ही इस कस्बे की बात हम तक पहुंची, वरना इस छोटे से कस्बे में क्या घट रहा है ये कहाँ किसी को पता चलता। इन दरिंदों को लगता है ये भगवान है, पर ये भूल जाते हैं कि इनके ऊपर असली भगवान भी बैठे हैं। दादी, का माखन का वजह से तुम लोगन हम लोगों का दुख जान पायो, पर वो कैसे? अंगद, हाँ, सच में उनकी काम की जितनी सराहना की जाए वो कम है। विश्वास ही नहीं होता कि वो एक छोटे से कस्बे में रहते थे, क्योंकि उनका दिमाग तो काफ़ी तेज था, और उसी का नतीजा ये है
पर अफसोस हम उन्हें बचा ना सके, पर हम उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। आखिर क्या किया था माखनलाल ने, जिसकी वजह से एक छोटे से कस्बे की खबर बाहर पुलिस तक पहुंच गई और स्वयं पुलिस उसकी जांच करने आ पहुंचे। जानेंगे आगे। धन्यवाद। रोनिता।